वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपकी एजुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस नई सेशन में। और हम इस सेशन में करने वाले हैं क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की 5 क्लासेस मैं आपको दे चुकी हूं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि 2016 से लेकर 2023 तक की CSAT में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैं आपको इन क्लासेस में करवा रही हूँ। हम इसमें कर रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन उन क्वेश्चंस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, किस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन किए गए, पूरा एक्सप्लेनेशन, एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया गया है। तो मैंने वो कंप्लीट कोर्स आपके लिए बनाया है। CSAT का कोर्स है जो कि ऑलरेडी आपको हमारी जो एप्लीकेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्लास 6 है ना, आज क्लास 6 है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे बच्चे। कहता है कि x प्लस 1/x जो है वो 5 है। आपको वैल्यू पता करनी है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 की। तो अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 बराबर में 25। ठीक, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर ये हो जाएगा 23, क्योंकि 25 माइनस 2 हो जाएगा कितना, 23 हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं फिर से इसे स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 2 और ये बराबर में 529। ठीक, अब यही तो हमको चाहिए, यही तो चाहिए हमें। तो यहाँ पर आ गया है, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये 527 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया। क्लियर, ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो, consider the following numbers. Every irrational number is a real number. ठीक है, every irrational number is a real number। कहता है जितने भी irrational numbers होते हैं वो real numbers होंगे। ठीक है, every real number is a rational number। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि irrational, rational, फलाना ढीकना, रियल नंबर, इंटीजर, ये है क्या? ये सब मैं देखो बताया है मैंने आपको। रियल नंबर्स होते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q। रियल नंबर्स है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहले में कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। दूसरे में कहता है कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नो, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट में कहता है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। हर इंटीजर एक रियल नंबर है, यस। तो 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज दिए गए हैं, 3 साइड्स दिए गए हैं आइसोलेस ट्रायंगल्स के। बच्चे आइसोलेस ट्रायंगल है ये, कुछ ऐसा बना होगा, ठीक।
कहता है 3 साइड्स दे रखे हैं आइसोलेस ट्रायंगल के। एक दे रखा है आपको x+1, एक दे रखा है 9 - x और एक दे रखा है 5x - 3। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब बच्चे, अब इसने दे रखा है कि ये आइसोलेस ट्रायंगल है। ठीक, आइसोलेस ट्रायंगल की पहले आपको एक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी कि आइसोलेस ट्रायंगल में 2 ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं, जो 2 आपके ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसको हम इक्वल कहते हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन में मैं ये मान के चलती हूं कि x+1 बराबर है किसके, 9 - x के। पहली कंडीशन में मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा कितना, 2x, राइट, और ये हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पहली कंडीशन के हिसाब से जब मैंने इन दोनों को कॉमन माना, तो अगर ये 4 आया है तो ये 4 + 1 5, 9 - 4 5, और ये 4 5 = 20, 20 - 3 17। ये आ गया, 2 साइड्स बराबर मिल गई और तीसरी साइड आ गई। अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ 2 साइड्स ठीक इज ऑलवेज greater than थर्ड साइड। तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो 5 और 5 10 जो है वो 17 से छोटा है, यानी कि ये वाला तो नहीं बन पाएगा इस तरीके का ट्रायंगल। दूसरे में ट्राई करते हैं। दूसरे में क्या कहता है ये, दूसरे में मैंने माना कि 9 - x जो है वो 5x - 3 के बराबर है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6x 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब x की वैल्यू अगर 12 आ गई, 2 आ गई, तो 2 + 1 3, इधर की पोजीशन 3 आ गई, इधर 9 - 2 7 आ गया, 5 × 10 10 - 3 7 आ गया। यानी कि अब ये दोनों साइड इक्वल है, ये अलग है। तो 7 और 7 14 करेंगे तो ये तो 3 से कम है अभी भी, यानी कि ये वाली भी पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन भी आपकी फेल हो गई। आओ चलो दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में x+1 जो है वो 5x - 3 के बराबर मैं रखूंगी, यानी कि ये आ जाएगा 4x 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 1 + 1 यानी कि ये साइड 2 आ गया, ये आपका आ जाएगा 7, और ये 5 × 10 10 - 3 7, ये भी 7 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 7 7 + 14, 14 बड़ा है 2 से, यानी कि एक ही कंडीशन फॉलो होगी। तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, एक ही ट्रायंगल इसका बन पाएगा जो पॉसिबल है। नेक्स्ट, द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ ए क्लास ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 and 40 रेस्पेक्टिवली, देन द मिड पॉइंट आपको पूछा है उस क्लास का। यानी कि बोला गया है कि बारंबारता जो बंटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं 10 और 40 है। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितनी है, 10, अपर लिमिट कितनी है, 40। आपको क्या पता करना है, मिड पॉइंट। तो 10 + 40 2 25। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए जो है वो बी के बगल वाली सीट पर बैठा है। देखो, अब ये बी है तो ए आपका यहां भी बैठ सकता है, ए आपका यहां भी बैठ सकता है। बगल वाली सीट पे बैठा है। कौन से बगल पे बैठा है अभी नहीं पता। अब
अभी कंडीशन मान लेते हैं कि ए इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। फिर कहता है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा। अब देखो पहली कंडीशन, अगर बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है तो सी आपका यहाँ पर नहीं बैठ सकता, इसने साफ बोला है, ठीक है। और अगर बी यहाँ पर है और ए यहाँ बैठा है तो सी आपका यहाँ नहीं बैठ सकता, ये इसने बोला है यहाँ पर कि सी के बगल में नहीं बैठा। वो कहता है यदि सी डी के बगल में भी नहीं बैठा, ठीक है, जो सी है वो डी के बराबर में भी नहीं बैठा, तो बच्चे अब ये देखो यहाँ पर समझो, ये ए आपका यहाँ आ गया, यानी कि डी आपका यहाँ आ जाएगा और सी आपका यहाँ आएगा, क्योंकि सी आपका ए के बराबर में भी नहीं बैठा और डी के बराबर में भी नहीं बैठा, तो ए की कंडीशन बन रही है कि डी अगर यहाँ पर आ जाएगा तो सी आपका यहाँ पर आएगा, राइट, है ना। तो अब और दूसरी कंडीशन है कि डी अगर यहाँ पर आ जाएगा तो सी यहाँ पर आ जाएगा, ये बन रही है। कहता है कोई भी कंडीशन लो तो डी के अगल बगल की सीट पे कौन बैठा है। तो बच्चे अगर हम यहाँ से भी देखें तो डी के बराबर में ए है, यहाँ से भी देखें तो डी के बराबर में ए है, तो ए ही बैठेगा। नेक्स्ट देखो, अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी बोल और लिख सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में भी बात करती है। कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। कौन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला बोल और समझ सकता है। सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ पर ये आपका पजल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, लैंग्वेज देखो कौन सी है, पहले है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, एक आपकी हिंदी लैंग्वेज है, एक आपकी बांग्ला है, ठीक है। इंग्लिश को बोलना है, स्पीक, लिखना है, राइट, और समझना है, यानी कि अंडरस्टैंड। सेम उसी तरीके से हिंदी को भी बोलना है, लिखना है और समझना है। सेम वही बांग्ला के साथ लिखना, समझना है, बोलना है, लिखना है और समझना है, राइट। अब बच्चे यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात आती है अनन्या की। पहले हम अनन्या को समझ लेते हैं। अनन्या और कृष्णा कहते हैं ये अंग्रेजी बोल लेते हैं, दोनों में टिक लगा दिया, ठीक, बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं, ठीक है। बुलबुल देखो यहां पर, बुलबुल और अर्चना, बुलबुल जो है वो अर्चना की तरह हिंदी बोल लेती है। बुलबुल और अर्चना यानी कि हिंदी बोल लेते हैं और लिख भी लेते हैं, समझ भी लेते ही होंगे ऑब्वियसली। अर्चना जो है वो अनन्या से बांग्ला में बात करती है। अब ये यानी कि अर्चना और अनन्या बांग्ला बोलते हैं, समझते भी हैं, तभी तो बोल पा रहे हैं। कृष्णा बांग्ला नहीं समझ सकती, कृष्णा को बांग्ला समझ में नहीं आती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है, बुलबुल जो है अनन्या से हिंदी में बात करेगी, यानी कि ये बोल सकते हैं। अब बोल सकते हैं तो बच्चे समझ भी सकते हैं, राइट। फिर आपके कहता है कि बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है, हो गया। कहता है कौन है जो अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला बोल भी सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, वो कौन है। तो वो कौन है? अनन्या। एक अनन्या ही है, इंग्लिश भी बोल रही है, समझ रही है, हिंदी भी बोल रही है, समझ रही है, और बांग्ला भी बोल रही है और समझ रही है, तो सिर्फ अनन्या ही है वो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया, अनन्या। क्लियर? कैलेंडर का क्वेश्चन, कैलेंडर का मैंने नोट्स, कैलेंडर का टॉपिक बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से, उसमें सारे टॉपिक्स मैंने जितने भी थे, आपके डेज का रिपीटेशन, और डेज फाइंड आउट करना, लीप ईयर फाइंड आउट करना, सेंचुरी ईयर क्या होता है, किस तरीके से ऑड निकाले जाते हैं, ठीक है, रिपीटेशन क्या होता है, कौन सा साल कब रिपीट करेगा, कंडीशनल क्वेश्चंस क्या होते हैं, सब मैंने अब बहुत अच्छे से करवाया। यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है,
उस वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान से समझना, मई का महीना है, मई में 31 दिन होते हैं, कितने दिन बच गए हैं? 6 दिन। मई के बाद आता है जून, जून के नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में, दिसंबर की केवल 25 तारीख तक ही माना गया है। तो 25 का मतलब यहाँ पर ऑड डेज आ गए 4। ठीक, इन सबको जोड़ दो, 6 और 2 8 और 3 11, 3 14, 2 16, 3 19, 2 21 और 4 25। 25 को 7 से डिवाइड करूं, कितना आएगा? 4। ठीक, तो ये 4 जो है, 4 का मतलब क्या होता है? थर्सडे, रविवार की कोडिंग क्या होती है? 0। तो 0 में 4 ऐड करो तो 4 ही मिलेगा, यानी कि थर्सडे। 4 कोडिंग किसकी होती है? थर्सडे की। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? थर्सडे। नेक्स्ट, सीट 253 पर बैठता है। रीना गोपाल की दाईं ओर सीट 254 पर बैठती है। गोपाल के बाएं रमन बैठा है। इशिता रमन के बाएं बैठी है। तो आपको बताना है इशिता किस सीट पर बैठी है। सेम वही चीज आपकी इंग्लिश में भी लिखी है। गोपाल बैठा हुआ है। गोपाल की जो सीट नंबर है वो है 253। जो रीना है वो गोपाल के दाईं ओर बैठी है सीट नंबर 254 में, यानी कि इस तरफ 254 में कौन बैठा है? रीना। फिर कहता है इन द सीट लेफ्ट टू गोपाल वॉज रमन। यहां पर रमन बैठा है और रमन की सीट नंबर फिर क्या होगी? 252 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये 2 होगा। अब कहता है कि इशिता रमन के भी लेफ्ट में बैठी है, यानी कि यहां पर। तो इशिता की पोजीशन क्या होगी? ये 252 है, तो ये 251 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू वेनिरेट। वेनिरेट का मतलब होता है बच्चे, जब हम किसी को रिगार्ड करते हैं रेस्पेक्टफुली, बहुत आदर से उसको रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्टफुली, रिगार्डफुली, राइट? तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा कंडेम करना, किसी का विरोध करना। ठीक? नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं जिसमें 2 तरीके के क्लॉज होते हैं। एक आपका डिपेंडेंट होता है और एक आपका इंडिपेंडेंट होता है। डिटेल में समझने के लिए कोर्स में पूरा समझा रखा है ये। आप कोर्स परचेज कीजिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, CSAT का कोर्स है वो, सारी चीजें उसमें बता रखी है मैंने। विदाउट योर हेल्प ही कैन डू नथिंग। तुम्हारी मदद के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। तो 2 है यहाँ पे, एक तुम्हारी मदद के बिना, एक वह कुछ नहीं कर सकता। तो एक जो दूसरे पे डिपेंड है। तो यहाँ पर इसको जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग, या ठीक है ना, ही कैन डू नथिंग विदाउट योर हेल्प, या ही कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस यू हेल्प हिम, या विदाउट योर हेल्प व्हाट कैन ही डू। नहीं, ये तो नहीं होगा, हमें कंडीशनल बताना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, कि एक दूसरे पे डिपेंड रहे। तो कहता है अनलेस यू हेल्प हिम, जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगे, ही कैन डू नथिंग, है कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द बॉयज रैन राउंड द ट्री। जो लड़के हैं वो पेड़ के चारों तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये राउंड जो है बच्चे, ये प्रेपोजिशन है, उनकी पोजीशन के बारे में यहाँ पर आपको बता रहा है। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज।
टीचर ने कहा कि लड़कों चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अब टीचर है, सेड आएगा, टोल्ड में तो आएगा नहीं क्योंकि टू नहीं लिखा, तो सेड का सेड ही रहेगा। लड़के चुप हो जाओ, राइट। अब देखो बच्चे, पहले वाले में शुड आ गया है, तो शुड कैसे आएगा, ऊपर को शेल्फ दे नहीं रखा। दूसरे में कहता है द टीचर कॉल्ड द बॉयज, टीचर ने लड़कों को बुलाया, तो बुलाया नहीं, बुलाने के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है ना, वो तो सिंपल ये कह रहा है कि लड़कों चुप हो जाओ, वो तो नहीं लिखा कि वो बुला रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में कहता है टीचर अर्ज्ड द बॉयज टू बी क्वाइट, चौथे में कहता है द टीचर कमांडिंग द बॉयज, कमांड नहीं किया है बेटा, अर्ज्ड किया है कि लड़कों चुप हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, सहज ज्ञान निर्णय क्या है बताइए। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या है। इंट्यूटिव डिसीजन होता है जब हम ऐसे डिसीजंस बनाना जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे बनाते हैं, ठीक है। हमने जो भी अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो भी हमने प्रीवियस में जो भी किया है, उनके जजमेंट के बेसिस पे जब हम निर्णय लेते हैं तो उसे कहते हैं इंट्यूटिव डिसीजन, यानी कि सहज ज्ञान निर्णय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया की अंतिम चरण है। अंतिम चरण तो ऑब्वियसली क्या होता है, फीडबैक देना किसी चीज को, है ना। या देखते हैं सॉल्यूशन को यहाँ पर क्या दे रखे हैं, उसी हिसाब से हमें ऑप्शंस को फाइंड आउट करना होता है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, तो फर्स्ट होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, तो ये तो नहीं होगा। इवेल्युएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस, यस डिसीजन ले लिया है ना, तो उसके इफेक्टिव, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा ये भी तो कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट में आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, नो। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव तो मिड प्रोसेस है भाई, बी होगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, as against using established rules in reasoning, the decision making process involves। बच्चे, जिसमें कुछ established rules हो जाते हैं तो उस तरह की जो decision making होती है उसे हम क्या कहते हैं। देखो, तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में क्या निहित है। अन्य नियमों का गुच्छन, अनिश्चितता, विश्वसनीय सूचना या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लस्टर ऑफ अदर रूल्स, अनसर्टेनिटी या रेलिएबल इंफॉर्मेशन, तो अनसर्टेनिटी होती है अनिश्चितता। नेक्स्ट, इस कथन पर विचार करना है। कहता है विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन क्रियाविधि सर्वाधिक उचित है। नीचे दिए गए कोड से उत्तर देना है आपको, ठीक है। कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग and deciding important disputes of various departments. Which one of the following course of action is most appropriate? Right? कहता है न्यायालय को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलती हूँ क्लास 7 में। क्लास 6 यहीं पर कंप्लीट होती है।